हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार पेंजिया पेंजिया क्या था? महाद्वीपों का संयुक्त रूप था और पैंथालाशा क्या था? महासागरों का संयुक्त रूप। पेंजिया 29% भाग पर फैला हुआ था तथा पैंथालाशा 71% भाग पर। इसी पेंजिया जो महाद्वीपों का संयुक्त रूप है, इसी से क्या बनते हैं आगे चलकर? उत्तरी अगारालैंड और दक्षिणी भाग, दो भाग बनते हैं, एक उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी भाग बनता है अंगारालैंड और दक्षिणी भाग में क्या बनता है? गोंडवानालैंड। और इन दोनों के बीच में क्या है? टेथिस सागर। और ये जो बाद में ये किसके अंदर टूटते हैं? यूरेशिका प्लेट, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और हिमालय पर्वत के अंदर टूटते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेंजिया। अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार महाद्वीपों के संयुक्त रूप को पेंजिया कहा जाता है। पेंजिया क्या कहलाता है? महाद्वीपों का संयुक्त रूप। और इसको दो भागों में बांटा है। तो कौन से दो भाग है? एक तो उत्तरी भाग है और एक दक्षिणी भाग है। तो उत्तरी भाग है अंगारालैंड तथा लॉरेंसिया, अंगारालैंड अथवा लॉरेंसिया। और इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? गोंडवानालैंड। और इसी से अपने भारत का निर्माण हुआ और या फिर राजस्थान का निर्माण हुआ। फिर देखते हैं पैंथालाशा। पैंथालाशा क्या था? अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार महासागरों के संयुक्त रूप को पैंथालाशा कहा जाता है। तो पैंथालाशा क्या कहलाता है? महाद्वीपों का, महासागरों का संयुक्त रूप। मूल महासागर अगर इसके अंदर देखें तो कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और टेथिस सागर यह अंगारालैंड व गोंडवानालैंड के बीच स्थित था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अंगारालैंड और इसका दक्षिणी भाग जो गोंडवानालैंड था उसके बीच का भाग क्या कहलाता है? टेथिस सागर। अब राजस्थान का निर्माण देखें तो राजस्थान का निर्माण किससे होता है? गोंडवानालैंड और टेथिस सागर, इन दोनों से होता है। गोंडवानालैंड से अरावली और हाड़ौती के पठार का निर्माण होता है और टेथिस सागर से मरुस्थल और मैदान का निर्माण होता है। अरावली और हाड़ौती का पठार क्या होता है? ये प्राचीनतम भाग होते हैं और मरुस्थल और मैदान ये नवीनतम इसका भाग माना जाता है। अरावली व हाड़ौती का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली और हाड़ौती का पठार भारत के कौन से पठार का हिस्सा है, तो ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। और वहीं मरुस्थल और मैदान उत्तर के विशाल मैदान माने जाते हैं। तो उत्तर के विशाल मैदान से किसका निर्माण हुआ है? मरुस्थल और मैदान। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया है। मैं सर्वप्रथम किया, कब किया? 1967 के अंदर। और इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा है। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग राजस्थान कितने भागों में बटा हुआ है? तो 7 भागों के अंदर बटा हुआ है। अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से वो 7 भाग, भौगोलिक प्रदेश, उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वो देखेंगे और उनकी क्या विशेषता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला इसका भाग आता है, वह है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। सेकंड अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। तो पहले देखते हैं पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इसके अंडर में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सबसे पहले आता है जैसलमेर जिला, बाड़मेर, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर, जोधपुर और पश्चिमी जोधपुर। जोधपुर का भी कौन सा हिस्सा आएगा इसके अंदर? तो पश्चिमी जोधपुर। और दक्षिणी पश्चिमी चूरू और पश्चिमी नागौर इसके अंदर आते हैं। अब हम नए जिलों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें पता है कि जोधपुर से कौन सा जिला अलग हुआ है? तो फलोदी अलग हुआ है। तो फलोदी भी इसके अंदर आ जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश के अंदर। विशेषता क्या है इसकी? शुष्क रेगिस्तानी मैदान है। तो यहाँ का क्षेत्र कैसा है? यहाँ पर शुष्क रेगिस्तानी मैदान है और वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 15 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अगला भौगोलिक प्रदेश देखते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। इसके अंदर जिले कौन कौन से आते हैं? तो
जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उत्तरी पूर्वी चूरू और दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, ये इसके अंदर जिले आते हैं। अरावली के पश्चिम का, इसकी विशेषता क्या है? अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश है। तो अरावली के कौन से साइड है? ये पश्चिम के साइड है। और वार्षिक वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? तो 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर देखते हैं नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश के अंदर हमें पता है जहाँ नहरों से सिंचाई होती है, तो सबसे पहले तो आता है श्रीगंगानगर, फिर पश्चिम बीकानेर तथा उत्तरी इसमें क्या आ जाएगा? उत्तरी जैसलमेर। इस साइड इंदिरा गांधी नहर परियोजना से भी सिंचाई होती है। विशेषता क्या है इसकी? सिंचित रेगिस्तानी प्रदेश है। तो कैसा प्रदेश है? सिंचित रेगिस्तानी प्रदेश। और वार्षिक वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। फिर देखते हैं अगला अरावली प्रदेश। और अरावली प्रदेश के अंदर, इसके अंदर जिले कौन से आते हैं? उदयपुर, दक्षिणी पूर्वी पाली, सिरोही और पश्चिमी डूंगरपुर, ये इसके अंदर जिले आते हैं। विशेषता क्या है? अरावली पहाड़ियां व श्रृंखलाएं स्थित है और वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 30 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। फिर हम देखते हैं अगला भौतिक प्रदेश है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और इसके अंदर जिले आएंगे जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कोटा शहर इसके अंदर आ जाएंगे। विशेषता क्या होती है इसकी? मैदानी व पठारी अर्धशुष्क प्रदेश होता है। वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से अधिक क्या होती है? तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। अगला इसके अंदर भौगोलिक प्रदेश आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। इसके अंदर जिले कौन से आएंगे? तो इसके अंदर आएगा पूर्वी डूंगरपुर, तो दक्षिणी पूर्वी हो गया ये। अब दक्षिण के अंदर हमें पता है कि कौन से जिले आते हैं, तो दक्षिण में हमारा डूंगरपुर आता है। तो डूंगरपुर का भी कौन सा हिस्सा आएगा इसमें? पूर्वी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, कोटा और झालावाड़ आ जाएंगे। विशेषता क्या है? विंध्यन व लावा पठार। तो कौन सा पठार पाया जाता है यहाँ पर? विंध्यन और लावा का पठार पाया जाता है। वार्षिक वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से अधिक। तो नीचे जो हमारे दक्षिण साइड है वहां पर अधिक वर्षा होती है, कितनी? 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा हमें पता है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ के अंदर होती है। झालावाड़ अगर जिले के अंदर पूछा जाए तो झालावाड़, और अगर स्थान अगर पूछ लिया हमें कि राजस्थान के कौन से स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो होती है माउंट आबू सिरोही के अंदर। फिर अगला भौगोलिक प्रदेश आता है चंबल बीहड़ प्रदेश। अब चंबल हमें पता है जहाँ से चंबल नदी गुजरती है, तो इसमें आ जाएगा सवाई माधोपुर व धौलपुर। और विशेषता है इसकी, चंबल में एक खनिज प्रदेश, चंबल में खनिज प्रदेश पाया जाता है। वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है वार्षिक वर्षा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 वृहद प्रदेशों में विभक्त किया है। तो रामलोचन सिंह ने कितने प्रदेशों के अंदर विभक्त किया है? तो इन्होंने 2 प्रदेशों के अंदर विभक्त किया है। तत्पश्चात इसके 4 उप प्रदेश बताए हैं। पहले इनको 2 प्रदेशों में विभक्त किया और उसके बाद में इनके क्या बताए? 4 उप प्रदेश बताए हैं तथा 12 क्या बताए हैं? 12 लघु प्रदेश बताए हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से भौगोलिक प्रदेश है, भौगोलिक या वृहद प्रदेश। तो सबसे पहला है राजस्थान और दूसरा है राजस्थान पठार। अब राजस्थान के अंदर उप प्रदेश हम देखते हैं, तो उप प्रदेश कौन से? एक तो मरुस्थलीय और एक राजस्थानी वांगड़ क्षेत्र। ये राजस्थानी वांगड़ क्षेत्र है। और इस मरुस्थल के अंदर हम देखें तो लघु प्रदेश कौन कौन से आ जाएंगे? जो मरुस्थल वाले जिले होंगे वो आ जाएंगे। तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, फिर बाड़मेर और फिर बीकानेर। ये कौन से जिले हैं? मरुस्थलीय जिले। फिर राजस्थान वांगड़ के देखते हैं हम उप प्रदेश कौन से हैं, सॉरी लघु प्रदेश कौन से हैं? तो घग्गर का मैदान, शेखावाटी बेसिन, नागौर और लूणी। राजस्थान पठार के अंदर कौन से उप प्रदेश आएंगे? तो ये अरावली का पठार और दूसरा चंबल बेसिन। अरावली के पठार के अंदर आएंगे तो इसके अंदर लघु प्रदेश कौन से आएंगे? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अरावली के कौन से प्रदेश आ जाएंगे इसके अंदर? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। फिर चंबल बेसिन के अंदर अगर हम देखें तो निम्न चंबल आ जाएगा और मध्य चंबल आ जाएगा। प्रोफेसर A.K. तिवारी व प्रोफेसर H.M. सक्सेना
की पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1964 में राजस्थान को 4 वृहद भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया। तो एच.एम. सक्सेना ने कितने भौगोलिक प्रदेश बताए हैं? तो इन्होंने 4 भौगोलिक प्रदेश बताए हैं। किसके आधार पर बताए हैं? तो धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर बताए हैं। सबसे पहले इन्होंने कौन सा भौगोलिक प्रदेश बताया है? तो थार का मरुस्थल या पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। दूसरा अरावली प्रदेश, फिर पूर्वी मैदान एंड लास्ट वाला कौन सा है? हाड़ौती का पठार। जो थार का जो मरुस्थल है वह कौन से युग का है? तो ये प्लीस्टोसीन युग का है। ये पूछे जाते हैं कौन से युग का है? तो प्लीस्टोसीन युग। अरावली प्रदेश प्री कैम्ब्रियन काल का, पूर्वी मैदान प्लीस्टोसीन युग और हाड़ौती का पठार क्रीटेशियस युग या मीसोजोइक। उच्चावच के आधार पर सबसे ऊंचा प्रदेश, और उच्चावच के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ऊंचा प्रदेश कौन सा माना जाता है? तो वो है अरावली। तो सबसे पहले अरावली सबसे ऊंचा, फिर हाड़ौती का पठार, फिर मैदान और लास्ट में क्या जाएगा? मरुस्थल। पृथ्वी का अब तक के समय को 4 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के अब तक के समय को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है, 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर आज तक। तब हम देखते हैं कि 4 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है पैलियोजोइक या पुराजीव कल्प, 60 करोड़ वर्ष से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। तो पैलियोजोइक कब से कब तक का काल रहा है? ये 60 करोड़ वर्ष से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके अंदर भी कौन कौन से काल आ जाएंगे? तो इसके अंदर आ जाएगा सबसे पहले कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलुरियन, डिबोनियम, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये इसके अंदर क्या आ जाएंगे? अलग अलग काल आ जाएंगे। फिर मीसोजोइक के अंदर अगर हम देखें तो मीसोजोइक या मध्यजीवी कल्प 22.5 से लेकर 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसके अंदर आ जाएंगे ट्रियासिक युग, जुरेसिक युग और क्रीटेशियस युग। अगला देखते हैं सीनोजोइक। ये सीनोजोइक है यहाँ पर। तो सीनोजोइक में इसको क्या बोलते हैं? सीनोजोइक को टर्सरी युग या फिर तृतीयक कल्प, 7 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व तक। और इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? इयोसिन काल, ओलिगोसिन और मायोसिन और प्लायोसिन। फिर नियोजिक काल के अंदर नियोजिक काल या फिर चतुर्थ कल्प या क्वांटेंट्री एरा, यह 10,000 वर्ष पूर्व से शुरू तक। इसके अंदर आ जाएंगे प्लीस्टोसिन और होलोसिन। तो ये अलग अलग काल को बताया गया है जो कि 4 भागों में बांटे गए थे। अब हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे सबसे पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय मैदान। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो ये 61.11% भाग पर फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, 61.11% भाग पर यह फैला हुआ है। जनसंख्या कितनी रहती है? तो मरुस्थल प्रदेश के अंदर जनसंख्या रहती है 40%। राज्य में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच यह प्रदेश फैला हुआ है। यह प्रदेश अरावली के उत्तर पश्चिम में जैसलमेर, तो कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब हम इसके अंदर देखेंगे, अब जोधपुर से अलग हुआ फलोदी, तो फलोदी भी आ जाएगा इसके अंदर। जालोर से सांचौर अलग हुआ है तो सांचौर आ जाएगा। और नागौर से क्या अलग हुआ है? तो नागौर से डीडवाना, कुचामन, तो ये सब जिले इसके अंदर आ जाएंगे। समुद्र तल से लगभग 150 से 300 मीटर ऊंचा मैदानी प्रदेश है। तो समुद्र तल से कितना ऊंचा है? ये 150 से 300 मीटर ऊंचा है। जिसके दक्षिण पश्चिमी भाग में सिंचाई सबसे कम होती है, और इसके दक्षिण पश्चिमी भाग में क्या होती है? सिंचाई सबसे कम होती है। अतः थार के मरुस्थल का ढाल, अगर थार के मरुस्थल का ढाल हम देखें तो उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर, तो किधर से किधर तक है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है थार के मरुस्थल का ढाल। मीसोजोइक या मध्यजीवी काल में इस मरुस्थल के स्थान पर टेथिस सागर फैला हुआ था।
क्या फैला हुआ था? टेथिस सागर, जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भरकर प्लीस्टोसीन युग में मैदान में परिवर्तित हो गया, जिसकी शुरुआत टर्सरी युग से हुई है। और इसकी शुरुआत, इस मरुस्थल की शुरुआत किससे हुई है? टर्सरी युग से हुई है। सबसे पहले टेथिस सागर था। यहाँ पर टेथिस सागर के अंदर क्या था? यह पूरा सागर था, पानी था, लेकिन बाद में नदियों के द्वारा यहाँ अवसादों से भरकर यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हो गया। अब हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल होता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। लंबाई 640 किलोमीटर होती है और चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर होती है। तो लंबाई में अधिक फैला हुआ है, चौड़ाई के अंदर कम है। चौड़ाई कितनी है इसकी? 300 किलोमीटर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पाए जाने वाली खारे पानी की झीलें टेथिस सागर का अवशेष है, जबकि कुछ विद्वानों का ऐसा तर्क है कि झीलों में खारापन केशिकाकर्षण के कारण हुआ है। तो झीलों में जो खारापन का कारण किसको माना जाता है? केशिकाकर्षण को माना जाता है। इस मरुस्थलीय प्रदेश का भूगर्भिक इतिहास देखा जाए तो यहाँ जलवायु परिवर्तन के कई प्रमाण मिले हैं। तो कौन कौन से मिले हैं देखते हैं। जोधपुर के बाप क्षेत्र, तो जोधपुर के अंदर बाप क्षेत्र है, उसके अंदर में बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बोल्डर्स पर हिमानी घर्षण के निशान मिले हैं, अर्थात यहाँ पहले हिम का जमाव था। किसका जमाव था? हिम का जमाव था। ये बाप बोल्डर्स 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व या परमो कार्बोनिक फेरस या कार्बोनियम फेरस के युग का था, के युग में इसका निर्माण हुआ था। जोधपुर के बहादुरा में पाए जाने वाले बालू का पत्थर समुद्री जमाव के अवशेष है। जोधपुर के अंदर बहादुरा में जो बालू का पत्थर मिले हैं वो किसके अवशेष है? समुद्री जमाव के अवशेष है। जैसलमेर के आकल व भ्रमसर में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जुरासिक काल के वानस्पतिक जीवाश्म यानी वुड कोसिल पाए जाते हैं, जो समुद्री निक्षेपों के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? समुद्री निक्षेपों के उदाहरण है। यह वनस्पति शीतोष्ण कटिबंधीय व समुद्र तटीय जलवायु की विशेषता प्रकट करती है। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में पाए जाने वाली अवसादी चट्टानों में भूमिगत जल के बड़े भंडार मिले हैं, जो वैदिक कालीन सरस्वती नदी के अवशेष माने जाते हैं। किसके अवशेष माने जाते हैं? सरस्वती नदी के अवशेष माने जाते हैं। यहाँ जैसलमेर के चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। तो चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है। पेट्रोलियम भंडार, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवाश्मों से होता है। तो पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? समुद्री जीवाश्मों से होता है। अतः यह समुद्री जीवाश्म टेथिस सागर के होने का प्रमाण है। ये जो समुद्री जीवाश्म है किसका प्रमाण देते हैं? हमें टेथिस सागर होने का प्रमाण देते हैं। अब माइकोनिस्ट चट्टान, थार के मरुस्थल में माइकोनिस्ट चट्टान मिली है। तो थार के मरुस्थल में कौन सी चट्टान मिली है? माइकोनिस्ट चट्टान। थार के मरुस्थल में 56 की पहाड़ियां, बाप बोल्डर, जोधपुर, लिग्नाइट चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान है। कौन से क्रम की? गोंडवाना क्रम की, जो प्रमाणित करती है कि प्रारंभ में यहाँ मरुस्थल नहीं था। क्या प्रमाणित करते हैं? कि प्रारंभ में यहाँ पर कोई मरुस्थल नहीं था। अब हम देखते हैं कुलधरा गांव जैसलमेर। यह प्लीस्टोसीन युग के पूर्व के मत्स्य जीवाश्म मिले हैं। तो मत्स्य जीवाश्म कहाँ मिले हैं? कुलधरा गांव जैसलमेर के अंदर। अतः यह समुद्री भाग रहा होगा। तो क्या समझा जा सकता है इस चीज से? कि यहाँ पर क्या रहा होगा? समुद्री भाग रहा होगा। डायनासोर व व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। तो डायनासोर के अवशेष और व्हेल मछली के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुलधरा गांव जैसलमेर से। फिर देखते हैं जैसलमेर का एक दूसरा गांव, सम गांव जैसलमेर। पूर्णतः वनस्पति विहीन गांव है। यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो वनस्पति विहीन गांव कौन सा हो गया? सम गांव जैसलमेर। थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत में तथा 15% भाग पाकिस्तान में पाया जाता है। तो थार के मरुस्थल का 85% भाग कहाँ है? अपने भारत के अंदर है, और 15% भाग पाकिस्तान में है। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, इसका विस्तार भारत में 4 राज्यों के अंदर है।
तो थार के मरुस्थल का भारत के अंदर कितने राज्यों में विस्तार है? 4 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब राज्यों के अंदर। फिर रेगिस्तान मार्च क्या होता है? तो रेगिस्तान मार्च क्या होता है? यह मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना। मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान मार्च कहलाता है। राजस्थान से हरियाणा की ओर जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो रेगिस्तान मार्च कौन सी साइड हो रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की साइड हो रहा है। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान, ये इंपॉर्टेंट है, मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बरखान बालुका स्तूप का माना जाता है। कौन से बालुका स्तूप का? बरखान बालुका स्तूप का। विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना थार के मरुस्थल में है। तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना कहाँ से? थार के मरुस्थल। इसलिए इसे विश्व शक्ति ग्रह भी कहते हैं। थार के मरुस्थल को क्या कहते हैं? विश्व शक्ति ग्रह कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो अपने थार के मरुस्थल के अंदर पाया जाता है। फिर है विश्व की सर्वाधिक मरुस्थलीय जैव विविधता वाला मरुस्थल, और यहाँ विश्व की सर्वाधिक मरुस्थलीय जैव विविधता पाई जाती है। भारत के अपतटीय क्षेत्रों को छोड़कर सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार वाला क्षेत्र, तो यहाँ सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार भी पाए जाते हैं। थार का मरुस्थल भारतीय मानसून को नियमित करता है, तो थार का मरुस्थल भारतीय मानसून को भी नियमित करता है। थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टान जिसमें अधात्विक खनिज या जीवाश्म खनिज, अब जीवाश्म खनिज कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो अधात्विक खनिज और जीवाश्म खनिज मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? थार के अवसादी चट्टानों में। थार के मरुस्थल के अंदर अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर मृदा कैसी पाई जाती है। तो यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी या एंटीसोल। कैसी पाई जाती है? तो रेतीली बलुई मिट्टी या फिर एंटीसोल। अब थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में वर्षा कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर, और अर्धशुष्क मरुस्थल के अंदर कितनी होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर। शुष्क मरुस्थल को क्या कहते हैं? राठी प्रदेश भी कहते हैं, और अर्धशुष्क को बांगड़ प्रदेश कहते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं? बांगड़। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, और ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होती है, यह थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? तो 2 भागों के अंदर बांटती है। थार के मरुस्थल की मुख्य नदी लूणी नदी होती है। तो थार के मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है? लूणी नदी होती है। तो कौन से 2 भागों में बांटती है ये? शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल और राठी प्रदेश, और इसके अंदर भी ये कौन से 2 भागों में? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कितने भाग पर फैला हुआ है? तो ये 41.5% भाग पर फैला हुआ है, और बालुका स्तूप युक्त ये कितने भाग पर फैला हुआ है? तो ये 58.5% भाग पर फैला हुआ है। शुष्क मरुस्थल के अंदर जिले कौन से आते हैं? तो जिले देखते हैं। शुष्क मरुस्थल में 4 जिले आते हैं: जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, और पश्चिमी जोधपुर, और दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर। अब ये हो गया शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल इसके अंदर बालुका स्तूप मुक्त और युक्त, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।